तो गुड इवनिंग एवरीवन। अपन ने कल काफी कुछ सवाल जो भी असेसमेंट में एनक्वास और एनबीएच या फिर कायाकल्प और लक्ष्य के असेसमेंट में जितने क्वेश्चन सवाल पूछे जाते हैं, कल हमने काफी कुछ सवाल डिस्कस किए थे। उसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे और आगे जो जो सवाल हमसे पूछे जा सकते हैं तो उनके बारे में अपन आगे देख रहे हैं। तो सबसे पहले वही चीज जो हम हमेशा बोलता हूँ, वो एक रिक्वेस्ट है, मेरी चैनल को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें और लाइक करें। अगला सवाल हमारा जो था बायोमेडिकल वेस्ट, जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, सबसे ज्यादा देखा जाता है, हर चीज, हर असेसमेंट का, हर अस्पताल का मेन क्वेश्चन होता है वो यही होता है कि आप बायोमेडिकल वेस्ट को किस प्रकार से हैंडल कर रहे हैं, उसका ट्रीटमेंट कैसे कर रहे हैं और ट्रीटमेंट के बाद में आप उसका निष्पादन या फिर किसको आप हैंड ओवर कर रहे हैं। तो बायोमेडिकल वेस्ट कहते किसको है? सबसे पहली चीज तो यही होती है कि किसी भी इंसान या जानवर के इलाज, उसके डायग्नोसिस या वैक्सीनेशन या फिर रिसर्च के दौरान जो भी कचरा उत्पन्न होता है उसको हम बायोमेडिकल वेस्ट कहते हैं। अब इसमें अलग अलग कैटेगरी होती हैं। जो बायोमेडिकल वेस्ट होता है उसमें 4 डस्टबिन होते हैं कुल मिला के, लाल, नीला, पीला और सफेद। तो लाल नीला ये जैसा कि दिखाई दे रहा है ना? तो लाल, नीला, पीला और सफेद 4 प्रकार के डस्टबिन होते हैं। इसमें हम येलो से शुरू करेंगे। येलो के अंदर अच्छा, ये जो विभाजन है, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ये इसको किसी भी इन्फेक्टेड या नॉन इन्फेक्टेड के ऊपर से ये डिस्ट्रीब्यूशन या क्लासिफिकेशन नहीं किया गया है। ये क्लासिफिकेशन किया गया है जो आप मटेरियल ले रहे हैं उस मटेरियल की क्वालिटी पे, या फिर वो मटेरियल दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, उसका रिसाइकेबल है या नहीं है, उस चीज पर डिपेंड करता है ये क्लासिफिकेशन। ठीक है? तो हम येलो वाले डस्टबिन में क्या क्या डालेंगे? येलो वाले डस्टबिन में हम हर एक वो चीज डालेंगे जिसको कोई दूसरी दोबारा हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसको हम सीधा का सीधा ले जाके इंसिनेटर में जला देंगे, या और ये जो किसी भी प्रकार से दोबारा से हम अपने रिसाइकल नहीं कर पाएंगे वैसी हर एक वस्तु। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है, यहाँ पे आप देख लीजिए कि एक सेकंड में सीएमएचओ सर का फोन आ रहा है। हम थे येलो वाले डस्टबिन की बात कर रहे थे। येलो वाले डस्टबिन में हर एक वो वस्तु डाली जाती है जिसको हम दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसे कि यहाँ पर ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट दोबारा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, इसको सीधा इंसिनेटर में डिस्ट्रॉय करना या जलाना ही सही रहेगा। सॉलिड वेस्ट, ऐसा वेस्ट जिसको हम लोग सॉलिड वेस्ट, सॉरी, ब्लड से सना हुआ जो भी वेस्ट है उसको हम सीधा हम येलो डस्टबिन में डालेंगे। फिर डिस्कार्डेड एक्सपायर्ड मेडिसिन, एक्सपायर जो मेडिसिन हो जाती है उनको डालेंगे। केमिकल लिक्विड वेस्ट को इसमें डालेंगे, केमिकल लेबोरेटरी वेस्ट को डालेंगे और कीमोथेरेपी ड्रग्स के वायल्स को डालेंगे। क्योंकि कीमोथेरेपी ड्रग्स के वायल्स को ये माना जाता है कि उसमें 3% जो है वो दवाई शेष रह जाती है, और वो जो दवाई होती है वायल के अंदर दवाई 3% शेष रह जाती है, और वो दवाई जो काफी नुकसानदायक होती है आम जनता के लिए या फिर अन्य लोगों के लिए। इसलिए उसके वॉयल को डायरेक्ट इंसिनरेट करना ही ज्यादा सही होता है। इसलिए हम कीमोथेरेपी में जो भी ऑयल यूज होती है उसको भी हम येलो डस्टबिन में डालते हैं, इसको दोबारा इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है? इसमें येलो डस्टबिन में जो भी चीज जाएगी वो सीधा के सीधा इंसिनरेटर में के अंदर जाके बर्न कर दी जाएगी, जला दी जाएगी, और उसका कोई दोबारा उपयोग नहीं होगा है। ठीक है? इसके अंदर येलो कलर की नॉन क्लोरीनेटेड प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल किया जाता है। ये इस प्रकार का हमारा डस्टबिन होता है। ये कर्सर दिख रहा है आपको, इसमें बायो हजार्ड का साइन लगा हुआ है येलो कलर का। अपन पॉलीथीन लगाएंगे, ये हम विशेष रूप से ध्यान रखें। अक्सर देखा जाता है कि अलग कलर के डस्टबिन में अलग कलर की पॉलीथीन लगाई जाती है, ऐसा बिल्कुल ना करें। आप कलर को ध्यान रखें, येलो डस्टबिन के अंदर येलो पॉलीथीन ही लगेगी, रेड के अंदर रेड पॉलीथीन लगाएं। ब्लू के अंदर का थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मैटर है, वो अभी अपन डिस्कस करेंगे। इसमें किसी कुछ नियम ये है कि इसमें पॉलीथीन नहीं लगना है, उसको अभी मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा उसमें क्या करना है। ठीक है? तो फिर आता है रेड वाला डस्टबिन। रेड वाला डस्टबिन जो होता है, इसमें हर एक वो वस्तु जो कि रिसाइकेबल हो सकती है, वो प्लास्टिक एवं रबर। प्लास्टिक, हमारे पूरे अस्पताल में जितने भी प्रकार का प्लास्टिक एवं रबर है वो आप इसमें डालेंगे। ऐसा प्लास्टिक और रबर जो कि रिसाइकल किया जा सकता है उन सबको हम रेड वाले डस्टबिन में डालेंगे, उसमें रेड वाली पॉलीथीन लगाएंगे। नॉन क्लोरीनेटेड रेड वाला पॉलीथीन रहेगा, उसके अंदर
बायोहैज़ार्ड का साइन रहेगा, ठीक है? अब इसमें क्या होता है, एक्सेप्ट ब्लड बैग। ब्लड बैग को हम लोग क्या करेंगे, ब्लड बैग एक ऐसी पॉलीथीन है जो उसको थर्मोप्लास्टिक, उससे दोबारा रिसाइकिल नहीं किया जा सकता। उसको जैसे ही आप गरम करोगे तो वो पिघल के, और पॉलीथीन जैसे पिघलती है और डिस्ट्रॉय हो जाती है, वैसे ही वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो उससे हम कोई भी चीज़ को रिसाइकिल करके वो कुछ भी नहीं बना सकते। इसलिए हम क्या करेंगे कि ब्लड बैग को येलो वाले डस्टबिन में डालेंगे, ना कि इसलिए कि उसमें खून लगा हुआ है या ब्लड लगा हुआ है। ब्लड तो काफ़ी सारी चीज़ों में लगा होता है, आपके आईवी जो आईवी सेट होता, आप आपने कैन्युला डालते हैं, उसमें भी ब्लड लगा होता है, लेकिन फिर भी हम उसको इसमें डालते हैं कि नहीं डालते, प्लास्टिक वाले मटेरियल को। इसलिए ब्लड से लगे होने से या ना लगे होने से उसका कोई संबंध नहीं है। ब्लड बैग को इसलिए येलो पॉलीथीन में डाला जाता है क्योंकि उसका प्लास्टिक रिसाइकेबल नहीं होता है, और उससे कोई भी चीज़ दोबारा नहीं बनाई जा सकती है, ठीक है? तो रेड वाले के अंदर हम 2 चीज़ें बात करते हैं, एक तो रबर वाला मटेरियल सारा का सारा, जैसे कि ग्लव्स हो गया, और दूसरा चीज़ हो गया प्लास्टिक, जितना कि आईवी सेट हो गया या फिर डीएनएस की बॉटल हो गई, या जितने भी अपने एनएस की या डीएनएस, इन सब की बॉटल हो गई, इन सबको अपन रेड वाले पॉलीथीन में, इसमें डस्टबिन में डालेंगे। रेड वाले डस्टबिन के अंदर जो भी चीज़ डाली जाएगी उसको कट करके डालना है। आप उसको एक सीज़र, आपका जहाँ पर भी बायोमेडिकल वेस्ट के डस्टबिन रखे हुए हैं, वहाँ पर सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट क्या होता है, चारों डस्टबिन वहाँ पर रखे हुए होने चाहिए। लाल, नीला, पीला तीनों डस्टबिन रखा होना चाहिए, और एक पंचर प्रूफ कंटेनर व्हाइट कलर का वहाँ पे रखा हुआ होना चाहिए। उसके जस्ट सामने बायोमेडिकल वेस्ट रूल 2016, जो कि ये लिखा हुआ है, इसके बारे में अभी बताऊँगा, इसका पोस्टर वहाँ पे लगा हुआ होना चाहिए, उसी जस्ट डस्टबिन के सामने। ये उसका कंपल्सरी रिक्वायरमेंट है, वो लगा हुआ होना चाहिए। इसके बाद में वहाँ पर एक आप सीज़र को टाँग दीजिए, बड़ी वाली जो सीज़र आती है, कपड़े काटने वाली कैंची आती है, उसको आप टाँग दीजिए, उससे आप उसको वहीं टंगे रहने दीजिए, और उसी से आप सारे के सारे प्लास्टिक मटेरियल एवं जो भी ग्लव्स होता है, उसको कट करके ही रेड वाले डस्टबिन में डालेंगे, बिना कट करे रेड वाले डस्टबिन में नहीं डालेंगे। इसके अलावा जो हमारा सिरिंज होती है, निडल की बात नहीं कर रहा हूँ, जो सिरिंज होती है उस जिसके आगे हब लगा होता है, उसके हब को कट करना है, निडल कटर का उपयोग नहीं करना है, निडल को कट नहीं करना है, निडल को ऐसा का ऐसा ही जैसा वो है उसको पंचर प्रूफ कंटेनर में डाल देना है, ठीक है? और जो हब होता है उसको, हब को अपने को कट करके, हब कट करके, और फिर आपको सिरिंज निडल को आपको सॉरी रेड वाले डस्टबिन के अंदर डालना है। फिर आती है अपनी बात व्हाइट वाले डस्टबिन की। व्हाइट वाले पंचर प्रूफ कंटेनर में यहाँ पे देखिए साफ लिखा हुआ है, यहाँ पे कोई पॉलीथीन का वो नहीं लिखा हुआ है। व्हाइट कलर पंचर प्रूफ, लीक प्रूफ, टेम्पर प्रूफ कंटेनर का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि सिंगल यूज होता है। ये एक बार भर जाएगा तो इसका ऊपर का ढक्कन को पैक करके, ऊपर से टेप लगा के, जिससे कि उसका ढक्कन ना खुले, और टेप माइक्रोपोरस का इस्तेमाल नहीं करना है हमें। आप उसके लिए बाहर से जो प्लास्टिक वाला टेप आता है, पैकेजिंग वाला टेप आता है, उसको लेके आना है, उससे आप इसको पैक करेंगे, टेप लगाएंगे। जब ये 3/4 भर जाए, इसके ऊपर एक मार्किंग होती है, मैं इसमें उसका फोटो लगाना भूल गया, नहीं तो मैं अभी दिखाता। उसके ऊपर एक मार्किंग होती है कि उस लाइन से ऊपर तक उसको नहीं भरना है, और जब वहां तक भर जाए वो, तो इसके ढक्कन को पूरी तरह से, कैप को पूरा बंद कर देना है। बंद करने के बाद में उसके ऊपर टेप लगाना है पैकेजिंग वाला, और इसको ऐसा का ऐसा ही आपको बीएमडब्ल्यू वाला जो बायो इंसिनरेटर वाली गाड़ी आती है, सीबीडब्ल्यूटीएफ, कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटी वाली, उसकी गाड़ी को ऐसा का ऐसा ही हैंडओवर करना है। उसके बाद में आप दूसरा डस्टबिन, ये दूसरा पंचर प्रूफ कंटेनर इशू करवाएंगे और उसका इस्तेमाल करेंगे। मैंने कई जगह देखा है कि इसी एक कंटेनर को आप भर देते हैं, उसके बाद में उसको खाली करके दूसरे पॉलीथीन में भर के, और उनको बीएमडब्ल्यू वालों को दे देते हैं, इंसिनेटर वालों को दे देते हैं। तो ऐसा ना करें, इसका उद्देश्य सॉल्व नहीं हो रहा है। उससे पंचर प्रूफ रखने से उसका उद्देश्य सॉल्व नहीं हो रहा है। आप इसको सिंगल, जैसे ही 3/4 भर जाएगा, आप उसको पैक करके, और उसको बहुत महंगा नहीं आता, 30-35 रुपए का आता है, और वो चल जाता है। तो इसको सिंगल यूज ही करें, क्यों, देख के समझ में आ जाता है कि इसको खाली किया गया है या नहीं किया गया। उसका कलर बहुत अलग गंदा सा दिख रहा होगा, वो देख के समझ में आ जाता है। इसलिए हर एक व्यक्ति इस चीज का विशेष रूप से ध्यान रखें। अब आखिरी आता है ब्लू वाला, जो अपना डस्टबिन होता है वो। ब्लू वाले डस्टबिन में दो चीजें आती है। अच्छा, व्हाइट वाले में मैं एक चीज भूल गया,
मैं व्हाइट वाले में शार्प इसमें व्हाइट वाले में कोई भी चीज़ डालने के लिए 2 शर्तें होती हैं। एक तो मेटल का होना चाहिए, जो भी ब वेस्ट है वो मेटल का होना चाहिए, मतलब धातु का होना चाहिए, और उसके साथ में वो शार्प होना चाहिए। जैसे कि बीपी ब्लेड मेटल की भी है और शार्प भी है, जैसे निडिल मेटल की भी है और शार्प की है। तो इसके अंदर जो भी आप वस्तुएँ डालेंगे वो मेटल की होना चाहिए और उसके साथ में नुकीली होना चाहिए। तो वो सारी चीज़ें व्हाइट की वाले पंचर प्रूफ कंटेनर के अंदर जाएगी। और ब्लू वाले जो डस्टबिन होता है, ब्लू वाले डस्टबिन में हम क्या डालेंगे, हमारे अस्पताल में जितने भी प्रकार का काँच है, चाहे वो टूटने के बाद शार्प हो गया हो या एकदम फ्रेश पूरा हो, इंटैक्ट हो, शार्प ना हो, साबुत हो एकदम, तो उसको पूरे हर एक प्रकार का ग्लास का मटेरियल, मतलब काँच का आइटम, या आप इस वाले डस्टबिन में डालेंगे, और इसके साथ में ऐसा मेटल जो कि नुकीला ना हो, उस मेटल को भी आप ब्लू वाले डस्टबिन में डालेंगे। अब यहाँ पर एक मुद्दा बहुत थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड वाला आता है कि कुछ लोग कहते हैं कि ब्लू वाले डस्टबिन में पॉलीथीन नहीं लगाई जाना चाहिए, और कुछ लोग कहते हैं कि इसमें पॉलीथीन लगाई जाना चाहिए। तो नियम ये कहता है, अमेंडमेंट 2016-18 में जो किया गया था, उसमें ये कहा गया था कि इसमें यहाँ पर भी आप पंचर प्रूफ, लीक प्रूफ बॉक्स और कंटेनर का इस्तेमाल करें विथ ब्लू कलर्ड मार्किंग। उसके ऊपर ब्लू कलर की मार्किंग होना चाहिए, जैसा ये दिख रहा है ये वाला। और या फिर आप इसमें भी ये भी कैसा अगर आप यूज कर रहे हैं, तो जैसा हमारा ये पंचर प्रूफ कंटेनर आता है उसी प्रकार से एक पंचर प्रूफ कंटेनर ब्लू कलर का आएगा। उसका ये मैंने देखा है, ये उज्जैन में शायद उपलब्ध था। तो इस वाले में अगर आपके पास पंचर प्रूफ कंटेनर उपलब्ध है ब्लू कलर का, वो जिसका साइज बड़ा होगा, क्योंकि जिसमें उसमें आप ग्लास का आइटम डालेंगे, कांच का आइटम डालेंगे, अगर वो उपलब्ध है, तो उसमें पॉलीथीन लगाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है? और अगर आपके पास वो उपलब्ध नहीं है और आपके पास पंचर प्रूफ कंटेनर नहीं है, आप ब्लू कलर के डस्टबिन का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फिर आप क्या करिए कि उसमें आप पॉलीथीन लगाइए। वो इसलिए लगाइए क्योंकि आपको उसको कैरी करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आप यहाँ से आपके वार्ड से जो भी ग्लास आइटम रहेगा, वो आप ऐसा का ऐसे ही, यदि आपने डस्टबिन का उपयोग किया और डस्टबिन के अंदर हमने ग्लास आइटम को ऐसा का ऐसा ही डाल दिया, तो आप यहाँ से आपके बायोमेडिकल वेस्ट स्टोर तक तो पहुँचा देंगे। उसके बाद में वहाँ से वो जो इंसिनरेटर वाला आएगा, वो ले जाने में प्रॉब्लम उसको क्रिएट होगा। और जब हम इसको एक डस्टबिन से दूसरे डस्टबिन में डालेंगे, तो कोई ना कोई व्यक्ति उसको हाथ से या फिर जैसे भी करके उसको इधर एक डस्टबिन से दूसरे डस्टबिन में कैरी करेगा, तो उसको भी इन्फेक्शन होने का चांस है। इसलिए आप बिल्कुल स्पष्ट बता दीजिए असेसर को कि सर, हम लोग जो है, हम जानते हैं कि ब्लू वाले उसमें डस्टबिन में ब्लू वाले अगर पंचर प्रूफ कंटेनर है, तो उसमें पॉलीथीन लगाना नहीं चाहिए, क्योंकि कांच के आइटम से जो भी शार्प अगर टूट गया वो, तो उससे पॉलीथीन फट जाती है, और वहां से जो ग्लास का आइटम है वो फैल जाता है। लेकिन हमारे पास क्योंकि पंचर प्रूफ कंटेनर उपलब्ध नहीं है, या फिर ऐसा पंचर प्रूफ बॉक्स उपलब्ध नहीं है, इसलिए हम पुराना वाला रूल फॉलो कर रहे हैं। कौन सा रूल फॉलो कर रहे हैं? 2016 वाला रूल फॉलो कर रहे हैं, जिसमें बताया गया था कि पॉलीथीन लगा रहे हैं क्योंकि हमें कैरी करने में थोड़ा-सा मुश्किल होता है। यहाँ से लेके जाने में, उसको हैंडओवर करने में मुश्किल होता है, इसलिए हम अभी पुराना रूल फ़ॉलो कर रहे हैं। और जैसे ही हमारे पास पंचर प्रूफ कंटेनर आ जाएगा, तो फिर हम उसको पॉलीथीन लगाना बंद कर देंगे, ठीक है? और या अगर आपको ये ईज़िली उपलब्ध हो जाता है ब्लू कलर का पंचर प्रूफ कंटेनर, या फिर ब्लू ब्लू कलर का मार्किंग वाला ये बॉक्स अगर उपलब्ध हो जाता है, तो आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। तो इससे 2 फ़ायदे होंगे, आपका एक तो पॉलीथीन का खर्चा बच जाएगा और ऊपर से नियम अच्छे से फ़ॉलो हो जाएगा। अगर आप उसको परचेज़ कर सकते हैं तो बिल्कुल ले लीजिए, और फिर उसमें फिर पॉलीथीन लगाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है? तो ये 4 बस इतना ही है बायोमेडिकल वेस्ट में। इसमें एक चीज़ और आती है कि किसी भी चीज़ को आपको ट्रीट करके डालने की आवश्यकता नहीं है। क्लोरीन हाइपोक्लोराइट सॉल्यूशन से डिसइन्फेक्ट करने के आपको डालने की इसमें डस्टबिन में डालने की आवश्यकता नहीं है, भले ही उसमें ब्लड लगा हो या ना लगा हो, आप उसको किसी भी प्रकार का डिसइन्फेक्शन नहीं करेंगे, ठीक है? लेकिन एक एक्सेप्ट उसमें अपवाद स्वरूप एक चीज़ आती है, लैब के अंदर जितने भी ग्लास के आइटम होते हैं, लैब में काँच के आइटम क्या हो सकते हैं, स्लाइड हो सकती है, टेस्ट ट्यूब हो सकती है, वो अगर आप उसमें डस्टबिन में डाल रहे हैं, ब्लू कलर के डस्टबिन में डाल रहे हैं, तो उनको आपको बस डस्टबिन में डिस्कार्ड करने से पहले
आपको उसको हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन 1% हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन से ट्रीट करना पड़ेगा, जैसा अगले साइड में दिखाया गया है। ये देखिए, यहाँ पर आती है, प्री ट्रीटमेंट ऑफ द वेस्ट is carried out by immersing the waste in the 1% hypochlorite solution या chlorine solution having the 30% residual chlorine for at least 20 minutes। उसको 20 मिनट के लिए आपको क्लोरीन सॉल्यूशन में डालना पड़ेगा। उसके बाद ही आप जो लैब से निकल रहा है वेस्ट ग्लास का, केवल उसकी बात हो रही है, ठीक है। बाकी सबको किसी को ट्रीट करने की आवश्यकता नहीं है आपको, ठीक। अब इसके अलावा यहाँ पर एक चीज और छूट गई कि अगर पिट और बरियल ऐसी संस्थाएं जहां पर अभी भी बायोमेडिकल वेस्ट वाला या फिर इंसिनेटर वाले नहीं आते हैं, वो आज भी पिट और बरियल का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उनको यदि ये बीएमडब्ल्यू को डिस्कार्ड करना है तो उनको ट्रीट करने की आवश्यकता है। और अगर जहां पर ये इंसिनेटर वाले आते हैं वहां से कचरा इंसिनेटर वाले लेके जा रहे हैं, तो उनको ट्रीट करने की आवश्यकता नहीं है। ये ड्यूटी पूरी हमने हमने पूरी तरह से इंसिनेटर वालों को देके रखी है। वो ऑटोक्लेव भी करेंगे और ऑटोक्लेव करने के बाद में उसका ट्रीटमेंट करके और फिर रिसाइकल या जो भी करना है उनको वो करेंगे, ठीक है। इसके आगे अलावा ये पोस्टर जो है वो आपके जितने भी डस्टबिन है उसके सामने लगा हुआ होना चाहिए। इसमें लाल, नीला और पीला 3 डस्टबिन और ये सफेद 4 डस्टबिन जिसके ऊपर बायो हजार्ड का साइन है। ये तो अपने हो गए बायोमेडिकल वेस्ट वाले डस्टबिन। इसके अलावा जो दूसरे डस्टबिन होते हैं 2, जिसमें अपना सामान्य कचरा आता है, जो जनरल वेस्ट होता है, वो नीले वाले के अंदर आप डालेंगे सूखा कचरा। सूखा कचरा में क्या आ जाएगा, कागज, साधारण थैली और डिस्पोजेबल ग्लव्स, और नहीं डिस्पोजेबल ग्लास और सिरिंज का कवर इत्यादि। मतलब सूखा कचरा जो भी रैपर वगैरह है वो सारी चीजें इसमें आ जाएंगी। जिसमें सूखा कचरे का मतलब ये होता है कि ऐसा कचरा जिससे खाद नहीं बनाया जा सकता, जो कि नॉन बायो डिकम्पोज, क्या था वो, नॉन एक डिकम्पोजेबल होता है कि नॉन डिकम्पोजेबल मटेरियल अगर है तो वो आपको ब्लू वाले में डालना है, और डिकम्पोज करके और वो खाद बन सकता है तो वो आपको ग्रीन वाले में डालना है, ठीक है। तो नीले हरे वाले में हम डालेंगे गीला कचरा और नीले वाले में हम डालेंगे सूखा कचरा, ठीक है। अब इसी के अंदर कुछ इंस्ट्रक्शंस हमेशा लिखे होते हैं। ये आप अपने अपने आप यहाँ पे हर एक संस्था में हर एक जगह पे जहां पर बायोमेडिकल वेस्ट के डस्टबिन रखे होंगे वहां पर ऐसा पोस्टर लगा होगा, लेकिन उसको पढ़ने का कोशिश कोई ज्यादा नहीं करते हैं। आप इसको एक बार ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ पर देखिए, आप वेस्ट को खुले में ना रखें, मतलब इसका ढक्कन हमेशा बंद रहना चाहिए। पैर फुट ऑपरेटेड रखेंगे तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। फिर इसके बाद में पिट पानी पानी ये पिट और बरियल अगर आप बना रहे हैं तो पानी के स्रोत से दूर रखें। और ये सारी चीजें इसमें पढ़ने में नहीं आ रहा है, आपके यहाँ लगा होगा, वहीं से पढ़ लेना आप, ठीक है। ये तो जस्ट मैंने एक एग्जांपल के लिए लगा दिया था कि 4 डस्टबिन अपने होते हैं बायोमेडिकल वेस्ट वाले और ये 2 जनरल वेस्ट वाले होते हैं, नीला और हरा। अब इन दोनों में अंतर कैसे समझ में आएगा, क्योंकि ये एक ब्लू हो गया और एक ये ब्लू हो गया, तो लाइट ब्लू और डार्क ब्लू वाला अंतर नहीं है, वो आप नहीं बोलना है बिल्कुल भी। यहाँ पे हालांकि दिखाई दे रहा है लेकिन ये अंतर नहीं है। यहाँ पर अंतर ये आता है कि जो आपका बायोमेडिकल वेस्ट वाला डस्टबिन है उसके अंदर ऊपर बायो हजार्ड का साइन लगा हुआ रहेगा, और जो सामान्य वेस्ट कचरा जो होता है, जनरल वेस्ट वाला जो डस्टबिन होता है, उसके ऊपर स्वच्छ भारत वाला निशान लगा होता है। या फिर यहाँ पे साधारण कचरा लिखा होता है, उसके ऊपर स्वच्छ भारत वाला निशान लगा होता है, ठीक है। अब इसके अलावा हमें कुछ चीजों का और ध्यान देना चाहिए कि जैसे ही 3/4 हमारा डस्टबिन भर जाए, यहाँ पर 3/4 लिखा हुआ है, एक लक्ष्य की गाइडलाइन है उसमें 2/3 लिखा हुआ है, तो इसको हम क्या माने, हमें ये मानना चाहिए कि 3/4 और 2/3 में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। 67% एक होता है, 2/3 हो गया, और 2/3 मतलब हो गया 67% लगभग लगभग, और 3/4 हो गया लगभग 75%, तो बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। कुल मिला के हमारा मकसद ये है कि ऊपर इतनी जगह खाली छूट जाए कि वो पॉलीथीन के ऊपर आप उसको सील कर सको, मतलब उसकी गठान लगा के पैक कर सको, मकसद ये है। तो पूरा ना भरने दें और इतना ओवर इस्तेमाल भी ना करें कि कचरा उसमें ऊपर भरते ही जा रहे हैं, नीचे भी गिर रहा है, दूर तक फैल गया उसके बाद भी उसी के ऊपर डाले जा रहे हैं, तो वैसा ना करें। कुल मिला के कहने का मतलब ये है, ठीक है।
3/4 हो या 2/3 हो, आप उसको दोनों सवाल लगभग सही, दोनों जवाब सही हैं, आप उसको इस प्रकार से जवाब दे सकते हैं कि सर पूरा नहीं भरना है, पूरे से मतलब फुल भरने से कम भरना है, मतलब 3/4 के लगभग 75% के लगभग लगभग भरना है। ठीक है? इसके बाद में दूसरा आ गया एक और चीज़ को ध्यान देने वाली बात है कि जो हम बायोमेडिकल वेस्ट को ट्रांसपोर्ट करने वाली ट्रॉली है, उस ट्रॉली में वो 2 होना चाहिए। एक जनरल वेस्ट के लिए होना चाहिए और एक बायोमेडिकल वेस्ट के लिए होना चाहिए। ये एक ही ट्रॉली में जनरल वेस्ट शुड नॉट बी कलेक्टेड एट द सेम टाइम और इन द सेम ट्रॉली एज़ इन्फेक्शियस और हैज़ार्डियस वेस्ट। मतलब ये हो गया कि आप एक साथ में जनरल वेस्ट और बायोमेडिकल वेस्ट को नहीं ट्रांसपोर्ट कर सकते, आपके वार्ड से लेके आपके बायोमेडिकल स्टोर एरिया तक। या तो अगर आपके पास में एक ही ट्रॉली है, तो आप उसको एक बार में बीएमडब्ल्यू को पहुंचाइए, उसके बाद में उसको क्लीन करके और उसके बाद में फिर आपको जनरल वेस्ट को उसी ट्रॉली से भेजिए, या फिर जनरल वेस्ट की आप अलग ट्रॉली बनाइए और बीएमडब्ल्यू की आप अलग ट्रॉली बनाइए। दोनों ही प्रक्रियाएं से वो है जिससे आपका मकसद सॉल्व हो जाएगा, दोनों में ही कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं रहेगा। ठीक है? दोनों में से एक चीज़ करना है, या तो आपको 2 ट्रॉली बनाना पड़ेगा या फिर आपको एक ट्रॉली को 2 राउंड लगाना पड़ेगा। आप एक ही ट्रॉली में जनरल वेस्ट और बायोमेडिकल वेस्ट को ना भरें, वो नियम में भी लिखा हुआ है। ठीक है? तो ये अपन ने आज पहला बायोमेडिकल वेस्ट देखा है। बायोमेडिकल वेस्ट का जो मेरी तरफ से जो मुझे बताना था वो मैंने सारी चीज़ें बता दी। इसमें अक्सर कई लोगों को कन्फ्यूज़न होता है, तो आप में से यदि किसी को कोई सवाल पूछना है, कोई कन्फ्यूज़न है, तो प्लीज़ पूछ लीजिए। नहीं पूछना है तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल आता है कि बायोमेडिकल वेस्ट में रूल कब बनाया गया था और उसमें कब कब अमेंडमेंट किया गया। हमेशा देखा गया है कि जिस भी अस्पताल में जाओ तो लोगों की यही समस्या होती है, हमेशा ये बोलते हैं ये रूल हमेशा तो बदलता रहता है, कभी काले डस्टबिन होते हैं, कभी पीले डस्टबिन होते हैं, कभी नीले होते हैं। हम तो इसी से परेशान है, कौन सा याद करें। ठीक है? तो इसलिए हमने ये वाला एक स्लाइड मैंने इसलिए रखी है कि बायोमेडिकल वेस्ट रूल बना कब था, उसमें अमेंडमेंट कब कब किए गए। तो मेन जो था बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल 1998 1998 में बनाया गया था, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट की के एक एक्ट था जो 1986 में था, उसके तहत 1998 में पहली बार ये बायोमेडिकल वेस्ट रूल बनाया गया था। अब इसमें और कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, मैंने बहुत सारा डिटेल और हाँ ऑथराइज्ड जगह से ही लिया है, तो आप निश्चिंत रहें। ये मैंने ऑफिशियल वेबसाइट से ही लिया है पीसीबी की, तो निश्चिंत रहें कि इस पे डाउट करने का कोई वो सवाल नहीं है, इसलिए उसको कॉपी किया है। ये पॉइंट आप पढ़ लो, वो ही सफिशिएंट है। 1998 में पहली बार बायोमेडिकल वेस्ट रूल बनाया गया था, उसके बाद में मार्च 2016 को पहली बार इसमें अमेंडमेंट किया गया, मतलब उसमें पहला संशोधन कब किया गया, मार्च 2016 में किया गया। अब पहले जितने भी कलर डस्टबिन होंगे वो मुझे आइडिया नहीं है, यहाँ पर वो मिला नहीं मेरे को। तो मार्च 2016 में सबसे पहले कलर कोडेड डस्टबिन की बात करी गई। इसमें 4 प्रकार के डस्टबिन की या 3 हाँ 4 प्रकार के डस्टबिन की बात सबसे पहले कब करी गई? मार्च 2016 के अमेंडमेंट में संशोधन में करी गई। जो रूल बना था वो 98 में बना था, जो पहला संशोधन हुआ है मार्च 2016 में हुआ है। इसको सबसे ज़्यादा माना जाता है मार्च 2016 वाले अमेंडमेंट को या संशोधन को। इसमें कलर कोडेड डस्टबिन की बात पहली बार करी गई थी कि हर एक 4 प्रकार के डस्टबिन होना चाहिए, हर प्रकार के कचरे को अलग प्रकार के डस्टबिन में डाला जाना चाहिए। ये संशोधन 2016 में हुआ था। उसके बाद में मार्च 2018 में ही दूसरी बार संशोधन किया गया। इसमें क्या कहा गया कि पंचर प्रूफ और लीक प्रूफ बॉक्स का और कंटेनर का इस्तेमाल किया जाए ब्लू कलर्ड मार्किंग में, जैसा कि अपन ने अभी ऊपर देखा था ब्लू वाला मार्किंग में। ये वाला संशोधन 2018 में किया गया था कि जब दो उसमें से ब्लू वाले डस्टबिन में से पॉलीथीन को हटा दिया गया और पॉलीथीन को हटाने के बाद में उसको क्या कर दिया गया, ब्लू वाले को पंचर प्रूफ और लीक प्रूफ बॉक्स बना दिया गया। जैसा अपन जो प्रॉब्लम आ रही थी पहले कि पॉलीथीन कांच के टूटने से पॉलीथीन फट जाती है और उससे वो फैल जाता है, तो उसको क्या किया गया, ब्लू वाले को पंचर प्रूफ बॉक्स 2018 के संशोधन में बनाया गया। ठीक है? फिर 2019 में फिर से एक बार संशोधन किया गया। इस संशोधन में क्या कहा गया
कि संशोधित नियमों में कहा गया है कि बायोमेडिकल वेस्ट कचरे को जनरेटर जैसे अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लिनिकल डिस्पेंसरी आदि पर्यावरण से बचाने के लिए चिकित्सा अनुप्रयोगों में 27 मार्च 2019 के बाद में क्लोरीनेटेड प्लास्टिक बैग और दस्ताने का उपयोग नहीं किया जाएगा। मतलब ये कि जो हम पॉलीथीन यूज कर रहे हैं वो नॉन क्लोरीनेटेड, समरी इसका बता रहा हूँ कि नॉन क्लोरीनेटेड पॉलीथी बैग का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। यह संशोधन 2019 में आया था। ठीक है। अभी हम डस्टबिन जो होते हैं उसमें कौन से पॉलीथीन का यूज करते हैं? नॉन क्लोरीनेटेड वाले का। और जो बाकी क्लोरी दो प्रकार के पॉलीथीन आते हैं, एक क्लोरीनेटेड और एक नॉन क्लोरीनेटेड। तो जो 2019 में संशोधन हुआ था उसमें नॉन क्लोरीनेटेड बैग का इस्तेमाल करने के लिए कहा गया है। क्लोरीनेटेड बैग का इस्तेमाल मना कर दिया गया है, बैन कर दिया गया है। उसमें 2018 में जो संशोधन हुआ था उसमें दो ब्लू कलर के बॉक्स, डस्टबिन को हटा के ब्लू कलर का पंचर प्रूफ बॉक्स बना दिया गया। और 2016 में सबसे पहली बार 4 प्रकार के डस्टबिनों की बात करी गई थी और 1998 में बायोमेडिकल वेस्ट रूल बनाया गया था। तो ये 4 लाइनों से आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। इसके बाद में एक और गाइडलाइन आई थी, लेकिन वो संशोधन नहीं था, जो कोविड के समय पे आई थी। कोविड के समय पे ये कहा गया था कि उसमें केवल उन्होंने पुराने ही रूल को ठीक से एक्सप्लेन करके गाइडलाइन निकाली थी कि आप जो पीपी किट पहन रहे हैं उसमें ग्लव्स को, सॉरी, गॉगल्स को आपको कहाँ डालना है, उसको बाद में आपको पीपी किट को कौन से डस्टबिन में डालना है। वो एक गाइडलाइन निकली थी 2021 में, लेकिन वो संशोधन नहीं था, इसलिए मैंने यहाँ पर ऐड नहीं किया है। ठीक है। तो अगर अब आपसे कोई बोले, कोई, मुझे यही नहीं समझ में आता कि इतना जहां भी जाता हूँ वो लोग यही कहते हैं कि इतने बार चेंज होते हैं। कहाँ चेंज हुआ है? 4 ही बार तो चेंज हुआ है, और उसमें भी चेंज नहीं किया गया है, थोड़ा थोड़ा ऐड ही किया गया है और कुछ नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पर इसके अलावा इसमें और कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, 4 लाइन से आपका काम हो जाएगा। ठीक। आगे बढ़ते हैं। इसमें और किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। अब सवाल आता है, यदि किसी वार्ड में ये वर्ड लिख दिया गलती से, वार्ड होना चाहिए इसको। किसी वार्ड में आग लग जाएगी तो हम क्या करेंगे? तो एक सेकंड। यदि किसी वार्ड में आग लग जाएगी तो हम क्या करेंगे? इसके लिए दो कोड होते हैं। आप इसको ध्यान से देख लीजिए, ये सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला आग के समय पे सवाल है। अगर हमारे किसी वार्ड में आग लग गई है तो सबसे पहले एक हम रेस 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 और पास, दो कोड उसका यूज करते हैं। शॉर्ट फॉर्म का रेस, रेस से आर से रेस्क्यू, हम एक हर एक उस व्यक्ति को बचाएंगे जो खुद स्वयं से भाग नहीं सकता। जैसे कि ये अपंग व्यक्ति है, किसी का ऑपरेशन हुआ है या किसी की डिलीवरी हो रही थी या ऑपरेशन चल रहा था, या छोटा बच्चा है या जो बुजुर्ग है, ऐसा व्यक्ति जो कि खुद भाग नहीं सकता, जो घुट के वहां धुआं हो जाएगा और धुआं होने के कारण वहां पे घुट के मर सकता है। सबसे पहला काम ये करेंगे कि उसका जीवन बचाएंगे, मतलब आर से रेस्क्यू करेंगे। ठीक है। रेस्क्यू करने के बाद में हमें भी समस्या हो सकती है, इसलिए हम अलार्म करेंगे, मतलब हमारे लिए मदद बुलाएंगे। अब जरूरी नहीं है, कुछ संस्थाएं ऐसी भी होंगी जहां पर अलार्म लगा ही नहीं होगा, तो आवश्यकता नहीं है कि आप अलार्म ढूंढ के उसी को बजाओ। अगर उपलब्ध है तो सबसे पहले वही बजाना है, जिससे सबको अलर्ट हो जाए, लोग बाग को पता चल जाए कि यहाँ पे आग लगी हुई है और हमें मदद पहुंचाना है। और अगर आपके पास अलार्म नहीं है तो आप फोन करिए, आवाज लगाइए, या आपके साथ वालों को बोलिए कि मदद बुलाओ। जोर जोर से रेड कोड भी चिल्ला सकते हैं, किसी को फोन भी कर सकते हैं, आपके व्हाट्सएप ग्रुप अगर हो तो उस पर भी डाल सकते हैं, आपके इंचार्ज को बता सकते हैं, या फिर पुलिस को फोन लगा सकते हैं, या फिर फायर ब्रिगेड को फोन लगा सकते हैं। ठीक है। इसमें से कुछ भी कर सकते हैं। ए मतलब अलार्म, अलार्म का मतलब केवल और केवल हमारा मकसद ये है कि हमें मदद चाहिए और हमें मदद बुलाने से मतलब है। आर से रेस्क्यू करा, हर एक उस व्यक्ति को वे बचाएंगे जो कि वहां पर खतरे में है और खुद से भाग नहीं सकता है, खुद से नहीं बच सकता है, उसको बचाएंगे। ए से अलार्म करेंगे। कन्फाइन, कंटेन या कन्फाइन, कंटेन वहां पे करेंगे कि आग को फैलने से रोकना है। कैसे रोकेंगे? आप यदि वहां पर जो भी ज्वलनशील वस्तुएं हैं, जैसे कि कोई गैस का सिलेंडर हो, ऑक्सीजन का सिलेंडर, ऑक्सीजन खुद जलती नहीं है, जलने में मदद करती है, और लेकिन फिर भी ऑक्सीजन, हमारा गैस, एलपीजी गैस का सिलेंडर रखा हुआ हो या तो डीजल रखा हुआ हो जो जनरेटरों में यूज होता है। हमारे यहाँ मैं अस्पताल की बात कर रहा हूँ इसलिए अस्पताल से रिलेटेड चीज ही बताऊंगा। तो अस्पताल के
किचन के लिए यदि सिलेंडर लाए हुए हों हम, या हमारे पास स्प्रिट का बहुत सारा स्टॉक रखा हुआ है वो हो, या आपके डीजल हो जो जनरेटर में डलने वाला हो, ऐसी चीजें ज्वलनशील वस्तुएं जो कि अचानक से जल के बहुत तेज धमाका कर सकती हैं, उन सारी चीजों को सबसे पहले आग से दूर लेके जाएंगे, जिससे कि अचानक धमाका ना हो और बहुत ज्यादा जनहानि या फिर बहुत ज्यादा बड़ा वाला डैमेज ना हो। इसलिए सबसे पहले हम अत्यंत ज्वलनशील जो वस्तुएं हैं वो उनको वहां से हटाने की कोशिश करेंगे, और जब हम वहां से भाग रहे होंगे तो दरवाजे को बंद कर देंगे। आप अपोजिट साइड में, यदि आग बहुत ज्यादा फैल चुकी है तो अपोजिट साइड की खिड़की को बंद करने की कोशिश मत करिएगा, अन्यथा खुद भी फंस सकते हैं। ठीक है, इसलिए केवल ये गेट बंद करते हैं, इसमें आग बुझाते समय गेट बंद करते हैं और मरकरी स्पिल मैनेजमेंट में विंडो और दरवाजों को खोलते हैं। ये केवल याद करने के लिए मैंने बोला। और इसमें जब बाहर निकल रहे होते हैं हम, जब रेस्क्यू कर चुके हैं, अलार्म कर चुके हैं, तो और फिर वहां से ज्वलनशील वस्तुओं को हटा चुके हैं, उसके बाद हम बाहर की तरफ भागने वाले हैं या फिर एक्सटिंग्विशर को लेने जाने वाले हैं, तो आप वो दरवाजे को बंद कर देंगे, जिससे कि ये आग बाहर की तरफ ना फैले। और दरवाजे को बंद करने से एक और फायदा होगा कि वहां की उस कमरे की जब ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी तो वो आग अपने आप भी बुझ सकती है। इसलिए हम बाहर निकलते समय जब आप बाहर जा रहे होंगे तो वो गेट को बंद कर देंगे, अंदर रहते हुए गेट बंद नहीं करेंगे, नहीं तो वो धुएं से आप खुद घुट के आपको बहुत बड़ी क्षति हो सकती है। ठीक है, तो रेस में हमें रेस्क्यू करा, फिर अलार्म करा, फिर कन्फाइन करा या कंटेन करा। इसके बाद आखिरी वाली हम कोशिश करेंगे उसको बुझाने की या फिर एक्सटिंग्विश करने की, या एक्सटिंग्विशर ई से एक्सटिंग्विश, मतलब फायर एक्सटिंग्विशर की बारी आ गई, जो लाल कलर का आपके यहाँ पर सारे अस्पतालों में एक वो टंगा रहता है सिलेंडर, उसको उठाने की और उसको यूज करने की बारी आ गई है। अब हम एक्सटिंग्विश कौन सी वाली आपको करने की कोशिश करेंगे, बहुत ज्यादा अगर फैल चुकी है आग तो उसको आप इतने से सिलेंडर से नहीं बुझा सकते हैं। अगर बहुत ज्यादा फैल चुकी है और आपने वहां से ज्वलनशील वस्तुओं को हटा दिया है और सबको बचा लिया है, तो आप वहां से सीधा उठो और भाग जाओ, इसको हाथ नहीं लगाओ। अगर आग बहुत कम है, छोटे से एक कोई एसी में या फिर टीवी में या एक बेड में या एक छोटे से कोने में, ऐसे ही कंट्रोल कर सकने वाली आग, ऐसा आप समझ में आ जाएगा आपको देख के कि ऐसी आग जिसको आप बुझा सकते हो, उसको उसके लिए छोटी है या इनिशियल स्टेज है उसके आग लगने की, तो आप इसका फायर एक्सटिंग्विशर आपको सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि आपके यहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर कहाँ लगा है और वो कौन से प्रकार का है और वो खाली है या भरा है। और उसको एक बार कृपया करके उसके हैंडल में से निकालने की कोशिश जरूर कर लेना, नहीं तो कई बार क्या होता है इमरजेंसी के समय पे ही वो नहीं निकलता है, तो उसको चेक करते रहना चाहिए फायर एक्सटिंग्विशर को। अब ये अब हम क्या करेंगे, एक्सटिंग्विश मतलब आग बुझाने की कोशिश करेंगे, आग की इनिशियल स्टेज है तो आप उसको बिल्कुल बुझाने की कोशिश करेंगे। इस फायर एक्सटिंग्विशर को यूज करने का एक वो दूसरा अपने वो बनाया हुआ शॉर्ट फॉर्म बनाया हुआ है, पास। रेस में क्या था, रेस्क्यू, अलार्म, कन्फाइन और एक्सटिंग्विश। अब एक्सटिंग्विश के लिए हम क्या क्या करेंगे, पास मतलब पुल द पिन। अब अगर जो अपना फायर एक्सटिंग्विशर होता है उसके ऊपर तीन चीजें लगी होती है, एक येलो या एक प्लास्टिक का वो लगा होता है, सील लगा होता है। प्लास्टिक के सील को तोड़ेंगे, प्लास्टिक को सील को तोड़ने के बाद में एक वायर जैसा एक पुल पिन लगा होगा, उस पिन के अंदर उसको पिन को बाहर खींच देंगे। जैसे ही आप वो पिन को बाहर खींचेंगे तो उसके पीछे की तरफ में जो इस टाइम वो रहेगा, स्टॉपर रहेगा, वो स्टॉपर वहां से फ्री हो जाएगा और वो स्टॉपर को आप वहां से निकाल देंगे। इन तीनों स्टेप को मिला करके आप पुल द पिन कहते हैं। तीन तीन चीजें होती हैं, आपने कभी आपके यहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर को देखिएगा, एक येलो कलर का थ्रेड टाइप का प्लास्टिक का धागे टाइप का वो लगा होगा सील, उस सील को तोड़ना है। उस सील को जब तोड़ेंगे तो आप जो पिन रहेगी वो एक गोल टाइप का एक पिन जैसी रहेगी, उसके अंदर उंगली फंसा के उसको बाहर खींचेंगे तो वो पिन बाहर निकल जाएगी। जैसे आप पिन निकालेंगे तो उसका जो वो रहेगा, स्टॉपर रहेगा, वो स्टॉपर फ्री हो जाएगा और स्टॉपर को फिर आप बाहर की तरफ खींच लेंगे। तब आपका ये आगे ये तीनों स्टेप को मिला के पुल द पिन, पी से पुल द पिन कहते हैं। फिर एम द बेस, मतलब कि जो फायर एक्सटिंग्विशर है उसके आगे पाइप लगा होगा। अगर छोटा फायर एक्सटिंग्विशर है तो उसको डायरेक्ट पाइप नहीं हो लगा होगा, फिर उसके डायरेक्ट मुंह की तरफ से सीधे आग के बेस को एम करना है। उसके आग जो लगी हुई है उसके नीचे की तरफ, जो उसकी लपटों पे नहीं हमें एम करना है, उसके बेस जहां पर आग लगी हुई है उसके एकदम जड़ की तरफ में आपको
उसके पाइप, जो फायर एक्सटिंग्विशर है उसके पाइप को एम करेंगे, फिर स्क्वीज उसके पीछे के हैंडल को दबाएंगे, और जैसे ही आप दबाएंगे तो वहां से पाउडर के फॉर्म में मोनो अमोनियम फॉस्फेट निकलना शुरू हो जाएगा। और फिर आप एक ही जगह पूरा मोनो अमोनियम फॉस्फेट तो नहीं डाल देंगे, नहीं तो क्या होगा कि बाकी जगह आग बची जलती रह जाएगी। इसलिए साइड बाय साइड मूवमेंट, ये भी साइड हो गया, लो पता नहीं कहाँ कहाँ भाग रहे हैं। हाँ, फिर हम क्या करेंगे उसको साइड बाय साइड मूवमेंट्स, तो समरी बता देते हैं। रेस से रेस्क्यू, अलार्म, कन्फाइन, एक्सटिंग्विश, एक्सटिंग्विश के बाद में पी से पुल द पिन में 3 स्टेप आते हैं। पहले सील तोड़ना है, सील तोड़ने के बाद वो येलो कलर की थ्रेड प्लास्टिक टाइप का सील लगा होगा उसके ऊपर, वो इसका इसलिए लगाया जाता है कि अभी तक वो इस्तेमाल नहीं किया गया है, उसको निकालना है, फिर पिन को बाहर खींचना है। फिर उसके पीछे एक येलो कलर का या ब्लू कलर का स्टॉपर लगा होगा, उस स्टॉपर को निकालेंगे, तीनों स्टेप को मिला के पुल द पिन कहते हैं। फिर एम द बेस, उसके आगे जो पाइप लगा हुआ है उससे आग के आग के एकदम बेस की तरफ में हमें टारगेट करना है, फिर स्क्वीज करना है, उसके हैंडल को दबाना है। जैसे आप दबाओगे तो उसमें से मोनोअमोनियम फॉस्फेट पाउडर फॉर्म में निकलने लग जाएगा, और उसके बाद में हम हमारे जो पाइप हमने बेस की तरफ में मूव वो टारगेट किया है उसको साइड बाय साइड मूवमेंट करेंगे, तो ये पास हो जाएगा। पुल द पिन, एम द बेस, स्क्वीज और साइड बाय साइड मूवमेंट, ठीक है। तो ये भी आपके जहां भी आपका यहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर लगा हुआ है, ये पूरा का पूरा ऐसा का ऐसा ही लगा हुआ होना चाहिए, और अगर आप इसको हिंदी में लगा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कई सारे ऐसे भी लोग हैं जो अगर आग में फंस गए हैं और उनको नहीं पढ़ना आता है तो उनको ये नहीं समझ में आएगा, उनके लिए बेकार है। अगर आप इसको हिंदी में लगा सकते हैं तो वो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। अब आपको क्या क्या पता होना चाहिए, अगर अब जिस वार्ड में काम कर रहे हैं उसमें आपको 3 चीजें बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। लोकेशन ऑफ द नियरेस्ट फायर एक्सटिंग्विशर एंड अलार्म, पुल द बॉक्स, मतलब आपके यहाँ पे आप जिस जगह पे काम कर रहे हैं उसमें सबसे पास में फायर एक्सटिंग्विशर कहाँ पर लगा हुआ है वो आपको पता हुआ होना चाहिए, और कहाँ जो फायर अलार्म का बटन है, स्विच है, वो कहाँ पर लगा हुआ है वो आपको पता होना चाहिए। फिर आगे द फायर लोकेशन, मतलब रूम नंबर और बिल्डिंग, किस बिल्डिंग में कौन सी जगह पे या फिर कौन से कमरे में आग लगी हुई है वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। नहीं तो अगर ये नहीं पता होगा तो आप जब वहां से किसी को रेस्क्यू कर रहे होंगे तो हो सकता है कि अपन गलत दिशा में भी रेस्क्यू करने शुरू कर दें, है ना। ऑल द फायर एग्जिस्ट आर यू वर्किंग एरिया, मतलब आपके कार्य क्षेत्र में, आपके अस्पताल में, हम अस्पताल में काम करते हैं तो हमारा कार्य क्षेत्र अस्पताल है, हमारे अस्पताल में जितने भी फायर एग्जिट है उनका लोकेशन आपको पता हुआ होना चाहिए। उसके बाद में उस फायर एग्जिट को आप मुंह वो लॉक करके ना रखें, उसके आगे उसका ब्लॉक करके उसका रास्ता ना रखें। हर एक फायर एग्जिट का डायरेक्शन पूरे अस्पताल में, जैसे कि अभी अपन मैं यहाँ एक पुराना वाला अपन वो देखते हैं जो अपन ने लेआउट लगाया था, उसमें हम देखते हैं एक बार, उससे समझाने की कोशिश करते हैं। अ, ये जैसे अगर यहाँ पर मैं खड़ा हूँ और इस जगह पे आग लगी हुई है, तो मुझे यहाँ से भागना है और मुझे फायर एग्जिट ढूंढना है, तो आपके हर एक दीवार पे यहाँ पर एरो के तौर पे यहाँ पे लगा होना चाहिए कि फायर एग्जिट इस तरफ है। फिर यहाँ पे आगे एंड हो गया तो इस तरफ में यहाँ पे फायर एग्जिट के निशान आगे लिखा होना चाहिए। फिर यहाँ से ये अगर मान लीजिए फायर एग्जिट है तो पूरा मेरे को यहाँ से लेके यहाँ तक पहुंचने तक पूरा एरो से, और वो वाले भी एरो कैसे होने चाहिए, वो लाइट वाले होने चाहिए, फ्लूरोसेंट वाले, जैसे कि लाइट कई बार अगर लाइट चली जाए तो वो खुद से चमकने लगे, वैसे वाले आप एरो लगाएं तो वो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो कुल मिला के हमें पूरे अस्पताल में जितने भी फायर एग्जिट हैं उन सब के बारे में जानकारी होना चाहिए, कितने फायर एग्जिट है, और उसके बाद में उन सब की दिशा किस डायरेक्शन में है। अगर आम जो व्यक्ति कोई वहां पर फंस गया तो वो भी आसानी से फायर एग्जिट ढूंढ सके, ऐसे हमें एरो के तौर पर उसको निशान को लगाना चाहिए, उसका डायरेक्शनल साइनेज लगाना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया रेस एंड पास। इसमें अगर किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए प्लीज, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। तो मैं समझता हूँ कि कोई डाउट नहीं है, और बीच में भी अगर कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। अगला प्रश्न ये आता है कि आग बुझाने वाला यंत्र जो होता है या फिर फायर एक्सटिंग्विशर होता है वो कितने प्रकार का होता है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या देखना पड़ेगा कि फायर कितने टाइप की होती है। हम जो कॉमनली देखते हैं वो फायर जो होती है, आग जो होती है वो 5 प्रकार की होती है, ए बी सी डी के, ए बी सी डी और के फॉर किचन।
ए से जो आग लगेगी मतलब कि आपके जो ऑर्डिनरी कंबर्सेबल मटेरियल जैसे वुड हो गया, क्लॉथ हो गया, पेपर हो गया, रबर हो गया और या प्लास्टिक हो गया। आम जो साधारण प्रकार की जो चीजें होती हैं, लकड़ी हो गया, कपड़ा, कागज, इन सब में अगर कोई आग लग रही है तो उसको क्लास ए में रखा जाता है। क्लास बी में किसको रखा जाता है? इन्फ्लेमेबल लिक्विड, मतलब कि कोई भी ऑयल पेंट हो गया या फिर डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, ग्रीस हो गया और टार हो गया मतलब डामर हो गया, ऐसा कोई भी, या फिर अल्कोहल हो गया मतलब जो अपना ये हैंड वॉश जो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल आप यूज करते हैं, वो सैनिटाइजर, वो हो गया। इन सब चीजों में लिक्विड, इन्फ्लामेबल लिक्विड मटेरियल में अगर आग लगी हुई है जैसे कि पेट्रोल, ग्रीस, ऑयल, इन सब में, तो उसको क्लास बी में रखा जाता है। बिजली के उपकरणों में अगर आग लगी हुई होती है तो सी में रखा जाता है। जैसे टीवी में है आग लग गई, या फिर आपके एसी में स्पार्किंग होने लग गई, या फिर आपके उसमें वार्मर में स्पार्किंग होने लग गई, आग लग गई, उसको क्लास सी में रखा जाता है। डी में किसको रखा जाता है? ऐसा मेटल वाला आग, मेटल की यदि कोई मेटल आग पकड़ ले उसको तो उसको हम क्लास डी में रखते हैं। जैसे आप जब वेल्डिंग कहीं दे देखी होगी, वेल्डिंग होते हुए देखी होगी, तो मेटल जो होता है, लोहा या फिर सोडियम, ये सॉरी, जो मेटल जब वेल्डिंग हो रही होती है तो उस समय क्या होता है कि उस मेटल को पिघला के आग लगती है। ये हमारे इस्तेमाल में नहीं है, क्योंकि ये ज्यादातर इंडस्ट्रीज में, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज जो होती है जहाँ पर कारखाने होते हैं, उनको मेटल को पिघला के अन्य चीजें बनाई जाती है, तब ये आग वहीं पर लगती है। तो मैग्नीशियम, पोटेशियम, टाइटेनियम, जर्कोनियम, सोडियम, इन सभी मेटल में अगर किसी में आग लगी है तो उसको क्लास डी में रखा जाता है। ये ज्यादातर हमारे अस्पतालों में नहीं लगेगी, आपने इसको मैक्सिमम अगर कहीं देखोगे तो जहाँ वेल्डिंग की दुकान पे आप देख पाएंगे। इसके अलावा हम इसको कहीं भी नहीं देख पाएंगे, ठीक है। फिर के टाइप का जो फायर होता है, के टाइप का फायर कहाँ होता है? जो कि किचन वाले आइटम में लगता है। हमारे किचन में जो कंबर्सेबल कुकिंग ऑयल होता है उसमें जो भी आग लगती है उसको के टाइप के फायर कहते हैं, ठीक है। कमर्शियली कुकिंग इक्विपमेंट में अगर आग लग रही है तो उसको के टाइप फायर कहते हैं, ठीक। तो 5 प्रकार की आग हमने देख लिया कि फायर जो होते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर कितने प्रकार के होते हैं। वो पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि आग कितने प्रकार की होती है। तो इसकी 5 क्लास होती हैं। क्लास ए के अंदर आता है नॉर्मल कंबर्सेबल मटेरियल, बी के अंदर आता है लिक्विड कंबर्सेबल मटेरियल मतलब पेट्रोल और ग्रीस और ऑयल आदि। क्लास सी में आता है इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट। क्लास डी में आता है मेटल में अगर आग लग गई है जैसे वेल्डिंग की दुकान। और के में आता है कि किचन के कवर जो फैटी ऑयल वगैरह है, आपका पूड़ियाँ बना रहे थे उसमें थोड़ा सा तेल डाल दो तो अपने आप समझ में जाएगा कि के टाइप की आग किसको कहते हैं, ठीक है। तो डालने की कोशिश भी मत करना भैया, ऐसे ही समझा रहा हूँ, किचन में जो आग लगती है उसको के टाइप की कहते हैं, ठीक है। अगला, तो इतने प्रकार के हमारे नॉर्मली वो फायर एक्सटिंग्विशर आते हैं। ये कॉमनली हमारे यहाँ पे लगा होता है एबीसी टाइप का। एबीसी टाइप में क्या होता है? मोनोअमोनियम फॉस्फेट नाम का एक पाउडर फॉर्म में वो लगा होता है। पाउडर, एक एक सेकंड, तो सॉरी, जो फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं वो नॉर्मली ए बी सी टाइप की आग को अगर बुझा बुझा सकता है। जो हमारे यहाँ अस्पतालों में नॉर्मली लगा होता है वो इस प्रकार का होता है। मैं इस पिन की बात कर रहा था। इस पिन के बाद में यहाँ पर एक ये कर्सर दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर एक स्टॉपर लगा होता है। मैं एक उसका फोटो नेक्स्ट क्लास में दिखा दूंगा और उसको पूरा प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगा। ए टाइप की, बी टाइप की और सी टाइप की आग को अगर कोई बुझा सकता है तो उसको एबीसी टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर कहते हैं, जो कि हमारे यहाँ पर नॉर्मली हर जगह लगा होता है। इसके अंदर पाउडर फॉर्म में मोनो अमोनियम फॉस्फेट भरा हुआ होता है, ठीक है। अब इसको कहाँ पर इस्तेमाल नहीं करना है वो भी मैं अभी बता रहा हूँ कि इसको कोई भी ऐसी जगह जहां पर भी क्रिटिकल पाउडर से कोई नुकसान हो सके, जैसे कि आपका ऑपरेशन थिएटर या कोई क्रिटिकल जगह है, वहां पर आप इसको ना लगाएं तो ज्यादा बेटर रहेगा। जैसे ऑपरेशन चल रहा है और अगर कहीं आग लग गई और किसी ने इसको खोल दिया तो खूब सारा पाउडर जाएगा और वहां पर वो बहुत
मतलब इन्फेक्शन कर सकता है या फिर नुकसान पहुंचा सकता है संबंधित मरीज को। ऐसे ही अगर एसएनसीयू है, एनबीएसयू है, जहाँ छोटे बच्चे होते हैं, वहां पर अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो वो क्या करेगा कि उसको इनहेल कर लेगा बच्चा, और उसको बहुत काफी नुकसान हो सकता है, डैमेज हो सकता है, उसकी जान भी खतरे में आ सकती है। इसलिए ऐसी क्रिटिकल जगह पे आप इस वाले फायर एक्सटिंग्विशर को ना लगाएं और इसको इस्तेमाल ना करें। उसके लिए बीसी टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर आता है जो अगले उस पे आते हैं, ठीक है, उसको आप लगाएंगे। बाकी अभी अपन एबीसी वाला पढ़ रहे थे। तीसरा एक आता है जहां पर बहुत सारे क्रिटिकल इक्विपमेंट्स हो, जैसे कि हमारा लैब हो गया, फुल्ली ऑटोमेटिक जो लैब है, वहां पर भी एबीसी टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर नहीं लगाना चाहिए। इससे नुकसान क्या होगा, अगर वहां कोई एक इक्विपमेंट में आग लगी और उसको बुझाने के लिए आपने इसको खोल दिया, तो इसका पाउडर जाके और अन्य उपकरणों के ऊपर जम जाएगा और वो अन्य उपकरणों को भी खराब कर देगा। इसलिए हम इसका उपयोग 3 जगह पे, इसको इसकी जगह पे कार्बन डाइऑक्साइड वाले का उपयोग करते हैं, ठीक है। एबीसी टाइप का हमने फायर एक्सटिंग्विशर देख लिया। अब दूसरा आता है कार्बन डाइऑक्साइड टाइप का, जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भरी रहती है, गैस फॉर्म में रखी हुई होती है। फायर कॉज बाय द फ्लेमेबल लिक्विड और इलेक्ट्रिक फायर, मतलब इसने यहाँ पर बी और सी टाइप वाला ही है, इसने लिखा नहीं है। ये बीसी टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है, गैस फॉर्म में होती है, इसमें पाउडर नहीं होता है, ठीक है। तो ये बीसी टाइप का है। इनको जहां जहां पर हम एबीसी टाइप का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, वहां पर आप बीसी टाइप का कार्बन डाइऑक्साइड वाला फायर एक्सटिंग्विशर इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। इसको इस्तेमाल करने का तरीका कैसा होता है, इसके ऊपर एक ना नॉब लगा होता है, उसमें एक सील लगी होती है, सेम आपको पिन खींचना है, पिन बाहर निकालेंगे तो इसका नॉब गोल घूम जाएगा। इसको गोल घुमाना होता है, इसको स्क्वीज करने जैसा इसमें कुछ नहीं होता। ऊपर से गोल घुमाएंगे तो इसके आगे से कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म में निकलने लगेगी, और बाकी फिर उसको टारगेट करेंगे आप बेस की तरफ, आग के बेस की तरफ, और फिर वही साइड बाय साइड मूवमेंट करेंगे या फिर उसके ऊपर होल्ड करके रखेंगे, क्योंकि तो गैस के फॉर्म में है, ठीक है। तो ये बीसी टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर होता है। अब हमने एबीसी देखा, फिर बीसी देखा, इसके अलावा आपके काम का नीचे वाले ये सब नहीं है, इसलिए आप इसको छोड़ सकते हैं। जहां पर और अगर एक हल्के फुल्के में देखना है तो हेलोन वाला भी आता है, जिसमें ब्रोमो क्लोराइड डाइफ्लोरोमीथेन होती है। ये किसी काम का नहीं, हमारे यहाँ पे कभी नहीं देखेंगे, इंडस्ट्रीज में यूज होता है। ये भी मेटल वाला आग बुझाने के लिए यूज होता है। तो पीले कलर का जहाँ पे आता है वो मेटल पे लगी हुई आग को बुझाएगा, मतलब ये इंडस्ट्रीज में यूज होगा। किचन के लिए जरूर हमारे किचन वाले जो गैस, वो ऑयल में, फैटी ऑयल में अगर आग लगी है तो उसके लिए किचन वाला एक्सटिंग्विशर अलग आता है। इसमें वेट पोटेशियम एसीटेट बेस्ड लो पीएच एजेंट होता है। ये याद करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं, कोई नहीं पूछने वाला, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अभी तक के में कोई सवाल किसी को, अगर नहीं हो तो आगे बढ़े। नहीं। अगला आता है ईटीपी और एसटीपी क्या होता है, या लिक्विड वेस्ट को कैसे डिसइंफेक्ट कर सकते हैं। अब कोई बता पाएगा कि डिसइंफेक्ट किस करना ही क्यों कह रहे हैं। मैं ही बता देता हूँ क्योंकि हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। तो डिसइंफेक्ट इसलिए कह रहे हैं कि यहाँ पर हम जो भी संबंधित लिक्विड वेस्ट निकल रहा है उसमें से जो इन्फेक्टेड बैक्टीरिया वायरस है उनकी संख्या को कम कर रहे हैं, उसको पूरी तरह से खत्म नहीं कर रहे हैं, इसलिए इसको डिसइंफेक्शन कहा जा रहा है। डिसइंफेक्टेड कह रहे हैं, ठीक है। हम क्या करेंगे, जैसे दो चीजें होती है, ईटीपी और एसटीपी, इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट। एसटीपी मतलब सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, अस्पतालों से जो भी वेस्ट निकलता है वो ट्रीट होता है इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट में। वो काफी बड़ा होता है और जो हमारे जिला अस्पतालों में लगा है अक्सर कई जगह पे, और जो भी नए हॉस्पिटल बन रहे हैं मध्य प्रदेश में के अंदर, उन सब में ये ईटीपी को प्लान किया गया है और वहां पर लगाया जा रहा है। एसटीपी होता है जो भी सीवेज जो होता है उसको ट्रीट करके ही आप जनरली उसमें बाहर की तरफ छोड़ सकते हैं, उसका पानी को रीयूज भी कर सकते हैं पौधों में डालने के लिए और फ्लश में यूज करने के लिए। तो इसको फिर एसटीपी का, इन दोनों का मतलब क्या हो गया, इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट, मतलब कि जो हॉस्पिटल से वेस्ट निकल रहा है, इन्फेक्शियस वेस्ट निकल रहा है, उसको ट्रीट करने वाला प्लांट ईटीपी होता है। और एसटीपी होता है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। और ये जो फोटो बना हुआ है ये ना तो ईटीपी का है और ना एसटीपी का है, ये एक केवल लिक्विड को डिसइंफेक्ट करने का अल्टरनेटिव जुगाड़ है, ठीक है, अल्टरनेटिव है। इसको वेस्ट को हम ट्रीट करने के लिए अल्टरनेट, हमने लिक्विड बायोमेडिकल वेस्ट के लिए
प्रपोजल और डिसइंफेक्टेंट यूनिट बनाया हुआ है। इसको कैसे बनाए हैं कि यहाँ से हमने हैंड वॉश करेंगे या फिर कोई इंस्ट्रूमेंट को वॉश करेंगे। यहाँ से जो भी इन्फेक्टेड पानी होगा, जो भी जिसमें ब्लड लगा होगा, वो सब जाके एक टैंक में इकट्ठा हो जाएगा। तो वो टैंक जो है 25 लीटर का रहता है नॉर्मली। और इसके बाद में ऊपर 5 लीटर का हमने एक टैंक और बनाया हुआ है। जब ये आधे 20 लीटर के लगभग भर जाएगा, तो 5 लीटर फिर हम यहाँ से इसमें 1% हाइपोक्लोराइट सॉल्यूशन यूज करेंगे। आप वही अपना कॉमन वाला जो पहले याद करवाया था कल वाला कि 1%, जहाँ भी कुछ नहीं समझ में आ रहा है 1% हाइपोक्लोराइट सॉल्यूशन, 1% हाइपोक्लोराइट सॉल्यूशन। जब जब यहाँ पे से गंदा पानी आके इकट्ठा, लिक्विड वेस्ट इकट्ठा हो गया यहाँ पर लगभग 20 लीटर, तो हमने ये वाला नॉब खोल देंगे, तो यहाँ से 5 लीटर उसमें हाइपोक्लोराइट सॉल्यूशन जाके मिक्स हो जाएगा। फिर मिनिमम उसको आधे घंटे के लिए ऐसा कैसे ही छोड़ देंगे। आधे घंटे जब हो जाएगा तो ये डिसइंफेक्ट हो जाएगा। जब डिसइंफेक्ट हो जाएगा तो हम ये नॉब खोल देंगे, तो यहाँ से ये पूरा पानी जो कि ट्रीटेड है और इसमें उतने बैक्टीरिया और वायरस नहीं है, ये उतना इन्फेक्शियस नहीं है जितना कि यहाँ से निकलते समय था। तो अब इसको यहाँ से निकल के बाहर की तरफ में आप कॉमन म्युनिसिपैलिटी वेस्ट के ऊपर अंदर उसको छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो डिसइंफेक्शन और ट्रीटमेंट लिक्विड वेस्ट ये अपन ने देख लिया। ईटीपी क्या होता है वो भी देख लिया, एसटीपी क्या होता है वो भी देख लिया, और लिक्विड वेस्ट को डिसइंफेक्ट कैसे करते हैं। अगर आपके पास में ईटीपी है, एसटीपी है अगर आपके अस्पताल में, तो इसको बनाने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन यदि आपके पास में ईटीपी और एसटीपी नहीं है, तो फिर आपको इसको बनाने की आवश्यकता है। ये हर एक उस जगह पे लगाया जाएगा जहां से आपका इन्फेक्शियस लिक्विड वेस्ट निकल रहा हो। जैसे आपका लैब रहेगा, आपका ओटी रहेगा, आपका लेबर रूम रहेगा, और माइनर ओटी रहेगा। इसके बाद में लैब हो गया, और ऐसी सारी ब्लड बैंक हो गया। इन सारी जगह पे आपको इस प्रकार से स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, और इसको जो लिक्विड वेस्ट होता है उसको ट्रीट करके ही आप बाहर जनरल वेस्ट म्यूनिसिपालिटी वाले वेस्ट में बहा सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या आता है अपना, 5 मूवमेंट ऑफ हैंड वॉशिंग बताइए। तो ये तो हजारों बार हम लोग देख चुके हैं। अथवा हाथ कब कब धुलना हो चाहिए, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है और सबसे ही पूछा जाता है नॉर्मली। 101% किसी ना किसी से तो पूछेगा ही पूछेगा। तो सिंपल सा है, पेशेंट को टच करने से पहले, बिफोर टचिंग द पेशेंट, मतलब अगर पेशेंट को टच करने से पहले, क्योंकि हमारा इन्फेक्शन पेशेंट को लग सकता है। पेशेंट को टच करने के बाद मतलब उसके पास इन्फेक्शन होगा, वो हमें लग सकता है। इसलिए पेशेंट को टच करने से पहले भी हाथ धोना है, पेशेंट को टच करने के बाद भी हाथ धोना है, दोनों समय पे हाथ धोना है। पेशेंट के सराउंडिंग एरिया, मतलब कि ये जो पलंग है आपका, आईवी, ये जो आईवी स्टैंड है, और इन सारी चीजों को भी अगर गलती से आपने टच किया है, तो भी आपको हैंड वॉश करना है। क्यों करना है? क्योंकि अगर इन्फेक्शियस पेशेंट है, वो छींक रहा है, खांस रहा है, तो उसके ड्रॉपलेट्स यहाँ पर होंगे, उसका ब्लड यहाँ लगा होगा कहीं ना कहीं, उसके और भी कोई बैक्टीरियल वायरस या इन्फेक्शियस लिक्विड आजू बाजू कहीं ना कहीं लगा होगा। तो ये पूरा का पूरा एरिया जो है वो इन्फेक्शियस है। इसलिए आप अगर उसका पेशेंट के सराउंडिंग एरिया को भी किसी को छू रहे हैं, तो उसके बाद आपको हैंड वॉश करना बहुत अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, तो अब हमने 3 देख लिए, पेशेंट को टच करने से पहले, पेशेंट को टच करने के बाद, और पेशेंट के आजू बाजू कुछ की चीजों को टच करने के बाद। अब अगर आप मान लीजिए कोई पेशेंट को छू रहे थे, पेशेंट को मतलब आप आईवी लगा रहे थे, मतलब कैन्यूला लगा रहे थे, और उसका ब्लड आपके उंगली पे लग गया, तो आपके हाथ नहीं धोगे क्या? हाथ धोगे ना। तो इसका मतलब ये कि पेशेंट का कोई भी फ्लूइड, यूरिन हो सकता है, उसका सलाइवा हो सकता है, उसका टीयर हो सकता है, और उसका ब्लड हो सकता है, पस हो सकता है, कोई भी लिक्विड से गलती से अगर आप कांटेक्ट में आ गए हैं, तो आपको उसके बाद में हैंड वॉश करना अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, फिर ये 4 चीजें हो गई, 4 हमने याद कर लिए। पेशेंट को टच करने से पहले, पेशेंट को टच करने के बाद में, पेशेंट के चारों तरफ की चीजों को टच करने के बाद में, इसके बाद में पेशेंट के किसी भी लिक्विड से या फ्लूइड से टच कर कांटेक्ट में आने के बाद में, और एक छूट गया बस, ऑपरेशन करने जाने से पहले, मतलब एसेप्टिक प्रक्रिया करने से पहले। एसेप्टिक प्रक्रिया क्या क्या हो सकती है? आपका कैन्यूला डालना, आपका कैथेटर डालना, आपका सीजर करना, आपका
डिलीवरी करवाना, ऑपरेशन करवाना, कोई भी ऑपरेशन करवाना, ये सारी चीजें, इवन टीथ एक्सट्रैक्शन करना, रूट कैनाल ट्रीटमेंट करना, ये सारी चीजें एसेप्टिक जो वो आती है, प्रक्रिया होती है, एसेप्टिक प्रक्रिया को करने से पहले भी आपको हैंड वॉश करना जरूरी है। ठीक है, तो ये 5 मूवमेंट होते हैं, इसको याद रखिएगा, 5 मूवमेंट है और 6 स्टेप होते हैं, 6 स्टेप अलग है, वो 6 स्टेप ऑफ हैंड वॉशिंग होता है और 5 मूवमेंट ऑफ हैंड वॉशिंग होता है। ठीक है, तो इसको अपन पहले भी कई बार देख चुके हैं। अभी अगर इसमें भी कोई सवाल हो तो अभी भी पूछ लीजिए, नहीं हो तो फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 6 मूवमेंट ऑफ हैंड वॉशिंग बताइए। तो ये अब ये मूवमेंट जो होता है हैंड वॉशिंग और हैंड रब, इन दोनों के मूवमेंट एकदम सेम है। अंतर कहाँ पर आता है, ये इसके टाइम पे अंतर आता है। ठीक है, हैंड रब किसको कहते हैं, जहां पर हमारे पास हैंड वॉशिंग की वो सुविधा उपलब्ध नहीं है, या फिर हम बहुत जल्दी में हैं, बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी काम कर रहे हैं, या आप किसी कारणवश हैंड वॉश नहीं कर पा रहे हो, तो हैंड देखिए, वैसे तो हैंड वॉश करना कंपलसरी है और वो वही सबसे बेस्ट ऑप्शन है। ठीक, लेकिन अगर किसी वजह से आप हैंड वॉशिंग नहीं कर पा रहे हो तो आप हैंड रब करिए। जो आपका आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है, 70% है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है, जो सैनिटाइजर आपको कॉमनली आप यूज करते हैं, उसको आप कैसे यहाँ पे हाथ में ले लेंगे, हाथ में लेने के बाद में उसको 4 हाथ पे फैला लेंगे, मतलब ये झाग बनाने वाले स्टेप के जैसा हो गया। फिर बैक टू पाम हो गया, फिर बैक टू पाम के बाद में इंटरलेसिंग हो गया, इंटरलेसिंग के बाद में इंटरलॉकिंग हो गया, इंटरलॉकिंग के बाद में थम हो गया, थम के बाद में ये टिप ऑफ द फिंगर हो गया, उसके बाद में उसको ड्राई होने देंगे। अब इसको फिर डिटेल में देख लेते हैं कैसे। हैंड वॉशिंग की टेक्निक, सबसे पहली चीज तो किसने दी थी, हम कौन सा वाला फॉलो करते हैं, ओ सुमन के हम बिल्कुल फॉलो नहीं करते हैं। हम कौन सा फॉलो करते हैं, WHO वाला। WHO रिकमेंडेड 6 मेन स्टेप्स एंड हैंड वॉशिंग, दोनों के स्टेप सेम है, हैंड वॉशिंग के भी और हैंड रबिंग के भी स्टेप दोनों के सेम है, इसलिए यहाँ पर दोनों चीजें लिखी गई है। WHO के द्वारा 6 स्टेप में हैंड वॉशिंग या हैंड रबिंग करने को रिकमेंड किया गया है, हम लोग वही फॉलो करते हैं। अब इसमें हैंड रब फॉर द हैंड हाइजीन और वॉश हैंड ओनली व्हेन विजिबल सॉइल्ड, जब हमें दिखे, मतलब आपको हैंड हाइजीन अगर करना है तो आप हैंड रब करिए, लेकिन अगर आपके हाथ में गंदगी सामने विजिबल है, सामने दिख रहा है कि खून लग गया है, तो फिर आपको क्या करना चाहिए, हैंड वॉश करना बहुत ही जरूरी है। इसका ड्यूरेशन कितना होता है, 20 से 30 सेकंड। आप 30 सेकंड मान के चलो, 20 से 30 मत मानो, डायरेक्ट 30 सेकंड याद करो। उसको याद करना बहुत आसान रहेगा, मतलब आधे सेकंड का काम है हैंड रब करना। आधे सेकंड में हम क्या करेंगे, पहले सैनिटाइजर या जो भी आपके पास में अल्कोहल बेस्ड हैंड रब है वो लेंगे हाथ में, उसको फैला लेंगे पूरा झाग बनाने जैसा, मतलब पाम टू पाम अपन करेंगे, ऐसा पाम टू पाम के बाद में बैक टू पाम, मतलब एक हाथ सीधा रखा, उसके बाद एक एक वीडियो है आगे मैं दिखाऊंगा। बैक टू पाम के बाद में इंटरलेसिंग, इंटरलेसिंग इंटरलेसिंग के बाद में इंटरलॉकिंग, इंटरलॉकिंग के बाद में थम के बाद में टिप ऑफ द फिंगर, टिप ऑफ द फिंगर के बाद में उसको ड्राई करना है, एयर ड्राई करना है, किसी टॉवल से, गंदे टॉवल से बिल्कुल नहीं पहुंचना है, नहीं तो वो फिर से इन्फेक्शन हो जाएगा, है ना। ये अपना 6 स्टेप है, इसी स्टेप को याद रखिए। सेम स्टेप हमारे हर जगह मिलेंगे, हैंड वॉश में भी मिलेंगे, सर्जिकल हैंड वॉश में थोड़ा सा ऐड हो जाएगा, सर्जिकल हैंड रब में थोड़ा सा ऐड हो जाएगा, बाकी सेम स्टेप है। 6 स्टेप याद रखना है। फर्स्ट यहाँ से शुरू होता है, पाम टू पाम, बैक टू पाम, इंटरलेसिंग, इंटरलॉकिंग, थंब और टिप ऑफ द फिंगर, ये 6 स्टेप है। अगला स्टेप पे आते हैं। अब ये यहाँ पर हमें कोई चीज ऐड करना है। शर्मा सर, जी शर्मा सर, सर, जी सर, हैंड रब और हैंड वॉशिंग बताया ना आपने, जी सर, दोनों में टाइमिंग सेम रहता नहीं नहीं, अलग अलग है सर। अभी बताऊंगा सर, आगे है? आगे बताऊंगा, अलग अलग है। ठीक। तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जैसे टेक एडिक्वेट क्वांटिटी टू वेट ऑल द सरफेस ऑफ बोथ हैंड। आप एडिक्वेट क्वांटिटी में हैंड ये अल्कोहल बेस्ड हैंड रब लेंगे। अप्लाई ड्राई हैंड पे अप्लाई करना है, डू नॉट अप्लाई लेटेक्स ग्लव्स, ग्लव्स के ऊपर से जो भी हैंड वॉश हैंड रब करता है या अल्कोहल बेस्ड हैंड रब करता है वो बिल्कुल गलत है, वो बिल्कुल नहीं करना है। फिर ड्राई द सॉल्यूशन बाय रबिंग द हैंड फॉलोइंग द स्टेप द शोइंग अबव, ऊपर जो दिख रहे हैं उस ऐसे के वैसे स्टेप करना है, और कितनी देर करना है, 30 सेकंड करना है। ठीक है, ये केवल और केवल हैंड रब के 30 सेकंड करना है। आगे मैं अभी पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूं। अब एक बार पहले ये देख लीजिए, इसको, ये बता रही हूँ, सबसे पहले हाथ में पानी से ये रेत आपको करेंगे।
हैंड वॉश का स्टेप दिखा रही है। हमारे फिर हैंड वॉश हॉस्पिटल देंगे से ये कॉइन बना के है, बराबर। रानी सूर्यवंशी ने बनाया फिर है झाग शायद, बनाएंगे। तो थैंक यू उनको सबसे पहले तो। ये झाग बना रही है यहाँ पर। इसके बाद में स्टेप स्टार्ट करनी है। ये टोप ले फर्स्ट लिया। स्टेप है। अब ये पाम टू सारे पाम, स्टेप 10 फर्स्ट स्टेप सेकंड पाम टाइम टू करना है, पाम, मतलब 10 सेकंड करना है। ये 10 फर्स्ट सेकंड स्टेप करेगी। है। सेकंड स्टेप बैक ऑफ है। बैक टू पाम 5 बार एक हाथ में, 5 बार ये दूसरे थर्ड हाथ में। स्टेप है। फिर इंटरलेसिंग, इसको भी 10 टाइम करना है। इसको 10 बार ये करना फोर्थ है। स्टेप है। इंटरलॉकिंग, इंटरलॉकिंग इसको भी 5-5 बार दोनों तरफ से ये कर रही फिफ्थ हैं। स्टेप है। वॉश अब वॉश हम ये तीसरा स्टेप है। थंब के फिंगर बाद टिप में इंक्रीजेस। टिप ऑफ द दोनों फिंगर, हाथों में करना है सारे स्टेप्स को। देन फिर हैंड को पानी से वॉश करना है। ये समझ में आया होगा मेरे हिसाब से। अब इस प्रकार से हमें हैंड वॉश, हैंड रब करना है। स्टेप हमें सेम रखना है, टाइम अलग अलग हो जाएगा। टाइम के बारे में अभी डिस्कस कर रहा हूँ। सेम चीज इसी को बड़े उस फॉर्म में बताया है मैंने। यहाँ पे पाम टू पाम, पाम टू पाम के बाद में बैक टू पाम, बैक टू पाम के बाद इंटरलेसिंग, इंटरलेसिंग के बाद इंटरलॉकिंग, फिर थंब, फिर टिप ऑफ द फिंगर। इसलिए मैं इतने बार बोल रहा हूं क्योंकि हमेशा एक भी व्यक्ति नहीं इसको क्लियरली करता है। वो अभी जो वीडियो में शो हुआ उसने बहुत बहुत एकदम सही क्लियरली करा, बहुत सही करा। एग्जैक्ट टाइम भी उसने मैच किया होगा, टाइम को मैंने ध्यान नहीं दिया। आगे बढ़ते हैं। अब वो जो था अपना हैंड रब के स्टेप थे जो अपन कर रहे थे आइसोप्रोपाइल अल्कोहल या सैनिटाइजर से। अब हम करेंगे हैंड हाइजीन टेक्निक विद द सोप एंड वाटर। साबुन से जो हाथ धो रहे हैं हम लिक्विड वेस्ट से, हैंड जो हैंड वॉश सोप से, मतलब लिक्विड सोप से जो हम हैंड वॉश करने वाले हैं, उसका टाइम 40 to 60 सेकेंड, मतलब 1 मिनट रहेगा। अभी जो हम एल्कोहल से उससे कर रहे थे, सैनिटाइजर से कर रहे थे, 30 सेकंड था। उससे डबल कर दिया तो यहाँ पर 1 मिनट रहेगा। स्टेप सेम रहेंगे। नल खोला, साबुन लिक्विड सोप लिया, इनको स्टेप नहीं गिन रहे हैं। यहाँ से स्टेप शुरू होगा, पाम टू पाम या फिर झाग बनाना, बैक टू पाम, फिर इंटरलेसिंग, फिर इंटरलॉकिंग, फिर थंब, फिर टिप ऑफ द फिंगर, फिर उसके बाद वॉश कर लिया। वॉश करने के बाद में अगर आपने सिंगल यूज टॉवल यूज किया है, मतलब स्टेराइल वाला टॉवल जो सिंगल यूज वाला आता है डिस्पोजेबल, उसको यूज किया है, तो उसी सोप को पकड़ के आप नल को बंद कर दीजिए या फिर एल्बो टेप आप यूज करिए। फिर उसको एयर ड्राई करिए। सबसे सेफ होता है हैंड को एयर ड्राई करिए, ठीक है। ड्रायर के नीचे नहीं रखना है। ड्रायर पता नहीं कब से साफ नहीं हुआ होगा। ड्रायर को अंदर खोल के देखोगे तो सबसे ज्यादा गंदगी उसी में रहेगी। तो ड्रायर के नीचे बिल्कुल नहीं रखना है। एयर ड्राई करना सबसे सेफ होता है। इसके बाद में दूसरी चीज, एक नोट इसमें भी आएगा, ईच स्टेप टू बी डन 5 टाइम। एक हाथ के लिए हर स्टेप 5 बार करेंगे। दोनों हाथ जहां इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा वहां पर 10 बार करेंगे। नेल शुड बी कट, उंगलियां सॉरी नाखून जो है वो पूरी तरह से कटे होने चाहिए, उंगलियां नहीं कटा होना चाहिए। और ज्वेलरी वगैरह जो होती है उसको रिमूव करके आना चाहिए। ड्यूटी पे बिल्कुल नहीं पहन के आना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब कुछ पॉइंट यहाँ पर भी वही सेम चीज है। ये वाला पॉइंट मैं बताना चाह रहा था। सैनिटाइजर या हैंड रब से हम अगर कर रहे हैं तो आधे मिनट में हो जाएगा। हाथ धोना अगर है अपने को, हैंड वॉश करना है, अपने इससे लिक्विड सोप से हैंड वॉश करना है तो वो 1 मिनट में हो जाएगा। और अगर आपको सर्जिकल हैंड वॉश करना है तो 5 से 10 मिनट लगेगा, का टाइम लगेगा। ठीक है, तो एक लाइन में याद करेंगे तो इजीली याद हो जाएगा, इसलिए अपन ने यहाँ पर अलग से उसको लिख के रखा है। सैनिटाइजर या हैंड रब आधे मिनट में, 30 सेकंड में हो जाएगा। हैंड वॉश जो है वो 1 मिनट में होगा, और सर्जिकल हैंड वॉश जो होगा वो 5 मिनट से 10 मिनट का समय लेगा ही लेगा। ठीक है, आगे ये पॉइंट पढ़ लेते हैं एक बार। कीप द नेल शॉर्ट, मतलब हमारे नाखून जो वो छोटे रखना है, क्योंकि उसके अंदर सबसे ज्यादा बैक्टीरिया वायरस पनपते हैं। इसके बाद में कोई भी आर्टिफिशियल ज्वेलरी या आर्टिफिशियल नेल नहीं पहनना है। रिमूव ऑल ज्वेलरी, रिंग्स, वॉच या ब्रेसलेट्स, सब चीजों को उतारना है हैंड वॉश करने से पहले। हैंड और वॉश हैंड एंड आर्म्स आर नॉन मेडिकेटेड सोप बिफोर एंटरिंग द ऑपरेशन थिएटर। ऑपरेशन थिएटर में घुसने से पहले हमें क्या करना है, नॉन मेडिकेटेड सोप से हाथ धुलना है। उसके बाद में आप जब सर्जिकली स्क्रब कर रहे हैं, फिर सर्जिकल स्क्रब करने के बाद में फिर आपको स्टेराइल जोन के अंदर
एंट्री करना है। ऑपरेशन थिएटर के अंदर एंट्री करने से पहले सामान्य सोप से हाथ धोना है। उसके बाद में आप अगर स्टेराइल जोन के अंदर जा रहे हैं तो सर्जिकल इसके जो मेडिकेटेड आपका क्लोरे जो बीटाडीन वाला जो सोप आता है वो आता है, लिक्विड सोप आता है, उससे मेडिकेटेड वाले से हैंड वॉश करके उसके बाद में आपको स्टेराइल वाले एरिया के अंदर एंट्री करना है। ठीक है, तो आज के लिए मुझे लग रहा है कि इतना सफिशिएंट हो गया है, फिर ओवर हो जाएगा नहीं तो। इसके बाद में स्टेप सेम है, ये सर्जिकल हैंड रब का है, ये भी आपको बहुत ज्यादा, इसको और डिस्कस कर लेते हैं, इसके बाद में फिर अपन इसको क्लोज करते हैं। यहाँ से आगे पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट से आगे अपन कल देखेंगे। ये एक चीज और रह जाती है प्रोटोकॉल फॉर द सर्जिकल रब या सर्जिकल एल्कोहल बेस्ड हैंड रब कैसे करते हैं। हैंड सर्जिकल वाले उसमें एक स्टेप एक्स्ट्रा हो जाता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, वो जो अपना एल्कोहल बेस्ड हैंड रब है उसको हाथ में लेंगे, हाथ में ऐसे ये डुबोएंगे, डुबो के कोहनी से सॉरी कलाई से लेके कोहनी तक इस प्रकार से साफ करेंगे, ये जैसे कर रही है ये। फिर इसके बाद में सेम स्टेप दूसरे हाथ के लिए भी करेंगे, ये दूसरे हाथ के लिए भी हमने सेम स्टेप करी। इसके बाद पहले हम सबसे पहला स्टेप ये आ गया उसमें कि कलाई से कोहनी तक उसको सैनिटाइजर से पहले ये वाला एरिया स्क्रब करेंगे, साफ करेंगे। इसके बाद हम नॉर्मल वाला 6 स्टेप वाला करेंगे, पाम टू पाम, बैक टू पाम, इंटरलेसिंग, इंटरलॉकिंग, थंब और टिप ऑफ द फिंगर, इसमें भूल गया शायद और एयर ड्राई कर दिया, तो ये वाला फिर उसके बाद करेंगे। ठीक है, सेम स्टेप रहेगा काय में, सर्जिकल हैंड वॉश में भी। ठीक है, अब इसके अलावा आगे की चीजें यहाँ से पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट से कल देखेंगे। आज के लिए इतना सफिशिएंट है। अगर किसी को कुछ सवाल पूछना हो तो पूछ सकते हैं। धन्यवाद।